हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम प्लांट फिजियोलॉजी का पहला जो चैप्टर है पादप जल संबंध, उसके अंतर्गत हम आज परासरण के संबंध में पढ़ेंगे। परासरण, जिसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, ये परासरण क्या है? सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करें तो परासरण का मतलब होता है पदार्थों यानी विलायक के अणु, विलायक अर्थात जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आर्द्र पारगम झिल्ली के माध्यम से अभिगमन करते हैं। तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं, या इसको हम यूं कह सकते हैं कि परासरण वह विसरण क्रिया है जिसमें जल के यानी विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरित होते हैं आर्द्र पारगम झिल्ली के माध्यम से। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? परासरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। परासरण का मतलब क्या है? पदार्थों के अणुओं का, पदार्थ में भी कौन? विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसके माध्यम से? आर्द्र पारगम झिल्ली के माध्यम से जो गमन करते हैं, उस गमन करने की क्रिया को ही हम परासरण कहते हैं। देखिए, इस परासरण की क्रिया को कई प्रयोगों के द्वारा समझाया जा सकता है, जैसा कि थेसिल कीप के द्वारा हमने एक बार पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था। थेसिल कीप में जब हम चीनी का घोल भर देते हैं और उसे एक बीकर के अंदर लटका देते हैं जिसमें जल भरा हुआ होता है, और उस चीनी के घोल का जो तल है वो पहले से बढ़ जाता है, क्योंकि थेसिल कीप के मुंह पर आर्द्र पारगम झिल्ली बांध देते हैं। तो थेसिल कीप प्रयोग के द्वारा हमने बता चुके हैं कि किस तरह से परासरण की क्रिया होती है। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये जो परासरण की क्रिया है, इस क्रिया के लिए समझने के लिए कि किसमें परासरण किस तरह का होगा, कोशिकाओं में 3 तरह के विलयनों की कल्पना की गई है, यानी विलयन 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां हम बात करें विलयनों के प्रकार, तो परिभाषा याद हो गई होगी किस तरह से परासरण होता है। विलयन, विलयनों के प्रकार। देखिए, कोशिका में कोशिका रस जो होता है, उस कोशिका रस में विलायक की सांद्रता और बाह्य विलयन में विलायक की सांद्रता, इसके आधार पर विलयनों को 3 प्रकारों में बांट दिया है।
यानी बिलियन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अति पराश्री बिलियन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है इसे। अति पराश्री बिलियन का मतलब होता है ऐसा बिलियन जिसमें जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका रस के अंदर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से कम होती है। एक बात फिर सुनिए, अति पराश्री विलयन का मतलब है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक अर्थात जल के अणुओं की सांद्रता, ऐसा विलयन जिसमें विलायक यानी जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका रस में उपस्थित जल की सांद्रता से कम होती है। यानी अति पराश्री विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें जल के अणुओं की सांद्रता कम होती है, किसकी तुलना में? कोशिका रस में उपस्थित जल की सांद्रता से कम होती है। यानी किसी भी कोशिका को अगर हम अति पराश्री विलयन में रखेंगे तो उस कोशिका में से जल निकल करके बाह्य विलयन में आ जाएगा। दूसरा है अल्प पराश्री विलयन। इसमें उल्टा होगा, ऐसा विलयन जिसमें जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका रस में उपस्थित जल की सांद्रता से अधिक होती है। यानी इस प्रकार के अगर विलयन में कोशिका को अगर रखेंगे तो उस विलयन से जल निकलकर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा है समपराश्री विलयन। अब देखिए इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इस प्रकार के विलयन में जल की अणुओं की सांद्रता कोशिका रस के जल के अणुओं के समान होती है। ऐसा विलयन जिसमें
जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका रस में उपस्थित जल की सांद्रता के समान यानी बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरह से विलयन 3 प्रकार के हो गए हैं। एक तो है अति पराश्री विलयन, क्योंकि पराशरण किस प्रकार का होगा ये इन्हीं विलयनों के आधार पर निर्धारित होगा। तो अति पराश्री विलयन में जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका रस की जल के अणुओं की सांद्रता से कम होती है। अल्प पराश्री विलयन में जल के अणुओं की सांद्रता ज्यादा होती है और सम पराश्री विलयन में जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका रस में उपस्थित जल के अणुओं के बराबर यानी समान होती है। इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये यहां विलयनों के प्रकार के बारे में पढ़ा कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पराशरण के प्रकारों की बात करें कि पराशरण कितने प्रकार के होते हैं। पराशरण के प्रकार यानी टाइप ऑफ ऑस्मोसिस कितने प्रकार के हैं, टाइप्स। एक तो होता है अंतः पराशरण, इसे कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस, अंतः पराशरण। और दूसरा होता है बाह्य पराशरण, इसको कहते हैं एंडो है तो एक्सो ऑस्मोसिस। तो एक तो हो गया एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। यहां इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ये जो अंतः पराशरण है ये किस तरह से होता है, एक एक करके हम इनकी बात करें कि जब किसी कोशिका को अल्प पराश्री विलयन में रखा जाता है तो जल अर्थात विलायक के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंतः पराशरण, जब कोशिका को अल्प पराश्री विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु बाह्य विलयन से कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते इसे
अंतःपरासरण कहते हैं। अंतःपरासरण कहते हैं, यानी अल्प पराश्री विलयन में अगर कोशिका को रखेंगे तो जल के अणु कोशिका रस से अधिक होने के कारण और कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली है, साथ में जो रिक्तिका झिल्ली है टोनोप्लास्ट, ये अर्ध पारगम झिल्ली होने के कारण जल के अणु उस अल्प पराश्री विलयन से कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस क्रिया को हम कह सकते हैं अंतःपरासरण। ये अंतःपरासरण तब तक चलता रहता है जब तक कि जल के अणुओं की सांद्रता बाह्य विलयन के समान नहीं हो जाए। इस अंतःपरासरण का हम एक उदाहरण दे सकते हैं। देखिए, एक बीकर या पेट्री डिस्क ले लें, इसमें सूखी और पिचकी हुई किशमिशों को डाल दें और ये किशमिश है, किशमिश जो कि शुष्क है, शुष्क व पिचकी, और इसमें हम भर दें जल, शुद्ध जल, ये जल। तो कुछ घंटों के बाद अगर देखते हैं तो ये देखिए जल जो है ये एक तरह से अल्प पराश्री विलयन है, अल्प पराश्री, ठीक है। अब ये जो किशमिश हैं इनमें जल अंदर प्रवेश कर जाता है और ये आकार में बड़ी हो जाती है। तो ये फूली व स्फीति अवस्था, फूली व स्फीति अवस्था में किशमिश। स्फीति अवस्था का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिसमें जितना जल आ सकता है, यानी जितनी उसके अंदर एक प्रकार से बाह्य और आंतरिक संतुलन बना रह सकता है, उस अवस्था में आ जाती है। तो यहां जल के अणु जो बाह्य विलयन है उसमें अधिक है, कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका रस में कम है। ऐसी स्थिति में जल के अणु अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इस घटना को या इस प्रक्रिया को हम अंतःपरासरण कहते हैं, ठीक है। तो यहां परासरण के प्रकारों में हम देखें तो सबसे पहला प्रकार अंतःपरासरण, जैसा कि आप किशमिश के रूप में देख सकते हैं। किशमिश को अगर पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है और किशमिश की जो झिल्लियां हैं आंतरिक, वो अर्ध पारगम झिल्ली होती है, ठीक है। तो यहां अंतःपरासरण का एक प्रकार से अर्थ क्या हुआ कि जब किसी भी कोशिका को इस प्रकार के विलयन में रखा जाता है जहां जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका रस से कम होती है, तो जल के अणु अंतःपरासरण के कारण अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कोशिका फूल जाती है, तो इसे अंतःपरासरण कहते हैं। अब बात करें दूसरा प्रकार बाह्य परासरण, ठीक है। चित्र समझ में आ ही गए होंगे। यहां पिचकी हुई किशमिश है, यहां फूली हुई किशमिश है। अब दूसरा है बाह्य परासरण एज एन एक्सो ऑस्मोसिस, बाह्य परासरण। एक्सो ऑस्मोसिस,
ठीक है। तो ये परासरण जो है एक्सोऑस्मोसिस। अब देखिए इसमें उल्टा हो जाएगा। जब किसी कोशिका को अति पराश्री विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के कोशिका रस से जल के अणु निकलकर बाह्य विलयन में आ जाते हैं। जिससे कोशिका सेलथ का मतलब होता है पिचकी, सेलथ अवस्था में आ जाती है। इसे बाह्य परासरण कहते हैं। बाह्य परासरण कहते हैं, यानी इसमें जल जो है वो बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जिस विलयन में रखा जाता है उसमें जल की सांद्रता कोशिका रस में उपस्थित जल की सांद्रता से कम होती है, तो ऐसी स्थिति में जल बाहर आ जाता है। तो ये इससे हम एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं कि हमने एक बीकर या फ्लास्क या पेट्री डिश लेकर के इसमें चीनी का घोल भर देते हैं। चीनी का सांद्र घोल या विलयन, पानी में चीनी घोल देते हैं, गाढ़ा विलयन बना देते हैं। इसमें फूले हुए अंगूर डाल देते हैं। अंगूर फूले हुए अंगूर हैं, यानी अपनी पूरी फूली हुई अवस्था में हैं। अब इनको हम कुछ समय के पश्चात, क्योंकि अंगूर के अंदर जो कोशिका रस है उसमें जल की सांद्रता ज्यादा है और यहां ये जो विलयन है चीनी का जो सांद्र विलयन है ये अति पराश्री विलयन है। ऐसी स्थिति में यहां पर कुछ समय के पश्चात ये अंगूर जो है वो पिचकी सी अवस्था में आ जाते हैं। पिचकी अवस्था में अंगूर, यहां कोशिका, ऐसे अंगूर एक कोशिका है और उस कोशिका के अंदर झिल्लियां भी हैं, कोशिका रस भी है और उस रस में जल भी भरा हुआ है, परंतु यहां अति पराश्री विलयन में रखे रहने की वजह से ये जल बाहर निकल जाता है, यानी इसमें से जल बाहर और ये पिचक जाता है। तो ये एक बाह्य परासरण हो जाता है। तो यहां हमने दोनों तरह की परासरणों की बात करी, एक तो बाह्य परासरण और दूसरा है अंतः परासरण। अब हम बात करें परासरण जो है, इस परासरण का महत्व क्या है, यानी इस परासरण की क्या क्या उपयोगिता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का महत्व।
परासरण का महत्व। देखिए, इस परासरण की क्रिया को यहां हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो एक प्रकार से भौतिक क्रिया जैसी हुई, लेकिन इसको हम यहां इसलिए पढ़ रहे हैं कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये पादपों में जो मृदा से जल का अवशोषण किया जाता है, मृदा से जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, जड़ों के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो किसके माध्यम से होता है? इस परासरण क्रिया के द्वारा होता है। जल का संवहन, पादप में एक भाग से दूसरे भाग में जो जल कोशिकाओं में जाता है, ये इस परासरण क्रिया के द्वारा ही जाता है। अगर परासरण नहीं होगा तो जल जड़ों से पादप के प्रत्येक भाग तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा स्फीति अवस्था उत्पन्न करना, देखिए, जब किसी भी कोशिका में जल की पर्याप्त उपस्थिति होती है तो वो स्फीति अवस्था होती है, और स्फीति अवस्था जब होती है तभी कोशिका सक्रिय अवस्था में होती है। जैसे आप देखेंगे, पत्तियां जब स्फीति अवस्था में कोशिकाएं होती हैं तो फैली हुई रहती हैं, और वही जब जल के अभाव वाली स्थिति आ जाती है तो पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो ये जल का कोशिकाओं तक पहुंचना परासरण क्रिया के द्वारा होता है, और ये स्फीति अवस्था जो है उत्पन्न करती है, जिसमें पादप सक्रिय अवस्था में रहता है, यानी कोशिका इस सक्रिय अवस्था में रहती है और एक निश्चित आकृति में बनी रहती है। बाष्पोत्सर्जन में, बाष्पोत्सर्जन क्रिया में रंध्रों का खुलना व बंद होना। देखिए, बाष्पोत्सर्जन जब क्रिया होती है तो रंध्र खुलते और बंद होते हैं, तो उस समय वहां पर एक द्वार कोशिकाएं होती हैं, और उन द्वार कोशिकाओं में परासरण की क्रिया होती है, और उस क्रिया से ही ये रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। अर्थात जब रंध्रों की द्वार कोशिकाएं स्फीति अवस्था में होती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं, और जब शिथिल अवस्था में होती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इसका खुलना और बंद होना भी नियंत्रित होता है परासरण क्रिया के द्वारा। इसके अलावा बीजों का प्रकीर्णन, देखिए, बीजों का प्रकीर्णन हो, एक भाग से दूसरे भाग तक जाना हो, ये भी किसके माध्यम से होता है? क्योंकि जब स्फीति अवस्था में होती है तो प्रकीर्णन नहीं होता, शुष्क अवस्था में प्रकीर्णन होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस परासरण की क्रिया के द्वारा होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि परासरण पादपों में एक महत्वपूर्ण क्रिया है, और इस क्रिया के माध्यम से ही पादप के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले हमने यहां परासरण का अर्थ पढ़ा, अर्थ कि परासरण क्या है। फिर हमने परासरण विलयनों के प्रकार पढ़े, विलयनों के प्रकार। तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अति परासरी, एक होते हैं अल्प परासरी,
और एक होते हैं समपराशरण। फिर इसके बाद पराशरण के प्रकार। तो पराशरण के दो प्रकार हैं, एक है बाह्य पराशरण और एक है अंतः पराशरण। और इनके एग्जाम्पल जैसे कि बाह्य पराशरण में अंगूर का और अंतः पराशरण में किशमिश का। इसके बाद पराशरण का महत्व, तो रंध्रों के खुलने और बंद होने में, जड़ों के द्वारा जल के अवशोषण में, बीजों के प्रकीर्णन में आदि क्रियाओं में पराशरण उपयोगी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पराशरण के बारे में पढ़ा है। अब इसी पराशरण से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं, जैसे जीव द्रव कुंचन, विकुंचन, पराशरण क्रिया में विभिन्न प्रकार के जो दाब हैं वो कौन कौन से हैं, इन सब चीजों के बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।